There's some party going on सामने on the streets. Let's see क्या चल रहा है. Qu'est-ce qu'il y a, Zach? 5 euros from where? Oh! La réponse du Maroc. Make some noise from Algeria! Quoi? À chaque fois c'est la même chose. Ah oui, à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois, le Maroc qui paye, l'Algérie paye derrière. Ah Ouais, ça sent la bagarre, ça. Hein. C'est pas normal. Hein. Bon, il y a une... Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas d'accord. Comment ça? Et les pigeons là-haut ils payent pas. Ah oui, c'est vrai. Hello, you are VIP. Yeah, very important to pay. Thank you so much. You can pay. Thank you. ਪੱਠੀਆਂ ਨੇ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਤੂੰ ਆਦੇ ਜੱਟ ਦੀ ਗਲੀ ਚ ਤੇਰੀ ਤੋਰ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਜਿਨੇ ਆਸ਼ਕ ਜਮਾਨੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨੋਕ ਚੋਕ ਅਮਰੀਕਾਨੇ ਤੇ ਨੇ ਠੋਕ ਤੂੰ ਆ ਰੈਪ ਜੱਟ ਫੂਕ ਤੂੰ ਆ ਬੀਟ ਮੈਂ ਗੀਤ ਤੂੰ ਆ ਚੰਨ ਮੈਂ ਗੰਨ ਗੱਲ ਮੰਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੂੰ ਆ ਸਿਰੇ ਦੀ ਰਕਾਨ ਜੱਟ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਾ ਕੋਕਾ ਨੀ ਬਲੀਏ ਆ ਲੈ ਕੋਕਾ ਨੀ ਬਲੀਏ ਆ ਜਾ ਮਕਸੀਕੋ ਚਲੀਏ ਆ ਜਾ ਮਕਸੀਕੋ ਚਲੀਏ ਕੋਕਾ ਨੀ ਬਲੀਏ ਆ ਲੈ ਕੋਕਾ ਨੀ ਬਲੀਏ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨੀ ਆਪਾਂ ਜੋ baby let's go don't say no ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਲਈ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਕਰੂ ਸ਼ਾਈਨ ਪੀਵਾਂਗੇ ਨੀ ਵਾਈਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਕੀਲਾ ਕਰੂੰ ਵਿਸਕੀ ਦਾ ਹੀਲਾ ਹੋਣਾ ਰੱਬ ਵੀ ਨੀ ਯਾਦ ਲਵਾਂਗੇ ਸਵਾਦ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਟ ਕੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਹੌਟ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲੋ ਆ ਬੁੱਕ ਪਾਉ ਦੇਸੀ ਜੱਟ ਖੁਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਟ ਤੇਰੀ ਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ hurry up baby On peut l'applaudir bien fort, messieurs dames. आज हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना सीख गए हैं एंड टुडे वी वर एबल टू सक्सेसफुली कम बैक. और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. मतलब आई नो देयर इज़ अ कार्ड एंड यू नीड टू गेट इट रिचार्ज, बट जो उनकी गेट है ना, इफ़ समवन एंटर्स इट टेक सम टाइम टू क्लोज. सो इफ़ यू जस्ट लाइक अगर आप अंदर चले जाओ तो बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि वो पे नहीं करते पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, कि कोई और गेट पे कार्ड स्वाइप करता है वो अंदर घुस जाता है. तो हाउएवर इट्स बेटर एंड एडवाइस नॉट टू टेक रिस्क एंड ऑलवेज recharge your card and swipe rather than taking these shortcuts. बट ये भी हैक पता चल गया आज कि ऐसे भी ट्रांसपोर्ट होता है. और आज हम बिल्कुल डायरेक्ट मतलब बिल्कुल एकदम डायरेक्ट एम्स्टर्डम आईफिल टावर से लेके अपने हॉस्टल तक बिना किसी रुकावट के विदिन 30 मिनट्स आ गए हैं. सो इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट. ना 10 यूरो लगे ना कुछ एंड हम लोग विदिन टाइम आ चुके हैं. सो वही होता है, पहले दिन थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई नई जगह का सीखने में. सेकेंड डे से यू बिकम वेरी कंफर्टेबल. पर खाने का अभी तक नहीं मिला यार यहाँ पे. खाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ग्रॉसरी स्टोर्स में थिंग्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड. ऐसी छोटी छोटी ग्रॉसरी स्टोर्स होती है. सिर्फ रेड बुल मिलती है, वो भी 3 यूरो की. ये सेकंड फ्लोर है ट्रेन के, हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं. यहाँ पे डबल टिकट ट्रेन होती है
और ये जो हम लोग बैठे हुए हैं ये ऊपर हैं और वो लोग नीचे चल रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं पेरिस के वर्साइले पैलेस में। तो अगर वर्साइले पैलेस की थोड़ी हिस्ट्री देखो तो इट वाज मेड बाय लुई दी 14 एंड देन 15 एंड देन 16। एंड उन लोगों ने क्या किया था कि बेसिकली जो दूसरे छोटे मोटे मोनार्क्स हैं और आसपास के लोग हैं वो अटैक ना करें रूलर को, तो उसके लिए उनने बहुत ही आलीशान पैलेस सा बना दिया था ताकि लोग आए वहाँ रहें और वो इक्वली लाइफ एंजॉय करें। लाइक ऐसा ना हो उनको लगे कि यार वो लोग कुछ कम है। तो सबके लिए उनने अच्छे से व्यवस्था की सो दैट देयर बिकम्स नो थ्रेट ऑफ अटैक और जेलेसी फ्रॉम एनीवन फ्रॉम द नियर बाय थिंग्स। सो इट्स कॉल्ड लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट top 3-4 palaces in the world. So we'll see how that goes. This is the whole way. तो आप देख रहे हो कितनी कलरफुल सी ट्रेन है, काफ़ी सुंदर सी। Next stop, próxima parada, Saint-Cloud. Prenez garde à la marche en descendant du train. We just reached the city of Versailles and see this is like a breath of fresh air, क्योंकि इतना सुंदर ना पेरिस तो नहीं है। क्या प्यारे कलर्स हैं, ऑफ वाइट एंड क्या प्यारी बिल्डिंग्स हैं। दैट्स द मेट्रो ऑफ Versailles and then you see this Versailles. So many things to do here. So let's walk in the city and see कि यहाँ पे क्या क्या है। I could immediately see a supermarket here, which was also a good thing, क्योंकि यहाँ पे supermarkets वैसे ही बहुत कम है। And there are nice cafes, so I'll show you this cafe. It has a lot of croissant and bakery, you could see. So there are a lot of nice restaurants over here, and the buildings are pretty sorted and uniform. वहाँ पे सामने हर बिल्डिंग छोटे से पैलेस की तरह है। यहाँ पे आर्किटेक्चर बिल्कुल ऐसा है इनका। Yep, let's walk to that side. यहाँ पे कार्स रुक जाती है अगर आप वॉक करते हो तो। You could see all those brands, Chanel, Dolce & Gabbana, Prada, पता नहीं क्या क्या। बसेस भी यहाँ की ज़्यादा अच्छी है पेरिस से। अगर बसना हो ना पेरिस में तो सिटी ऑफ वर्साइल में आके बस, क्योंकि पेरिस तो आई टेल यू बहुत माइग्रेंट हैवी जगह है। दिस इज यहाँ पे अल्कोहल बिल्कुल सुपरमार्केट में मिलती है। तो अभी हम ना पैलेस तक चलेंगे। यहाँ से अराउंड 20 मिनट्स का वॉक है पैलेस तक का, और ये सिटी इन इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है देखने के लिए। हैव अ लुक, क्या प्यारी सिटी है। ये क्या है? दिस इज़ अ टॉय गेम शॉप। ओके, so now let's walk to the place. यहाँ पे शॉप्स भी बहुत अच्छी है। That is a BioCoop. I don't know what a BioCoop is. चलो चल के एक बार देखते हैं BioCoop क्या है। Seems like I think गोवा की वाइब्स भी ऐसी है। If you see, गोवा was I think a Portugal colony or something. उसकी वाइब्स भी ऐसी थी।
Oh yeah, this is a supermarket, I guess. You might get some fruits here. See, that's a fruit shop. This is in a small castle-like structure. That's a fruits and vegetable shop. Oh nice. Price देख के you will be very surprised क्योंकि grapes is like 24.80 euros per kg, यानी 2500 रुपए का 1 किलो ग्रेप्स। पहुँचो 2500 रुपए का 1 किलो ग्रेप्स, यानी 1200 रुपए का 1 किलो ग्रेप्स। ओ भाई, मुझे तो इंडिया में 60 रुपए का बड़ा महंगा लगता है। यहाँ पे ना फ्रांस की बहुत सारे लोग हैं जो कुछ कमा नहीं पाते हैं, दे आर होमलेस एंड दे आर ऑन स्ट्रीट। सो वी कुड सी वन। तो होता है क्या, इंडिया में हमें लगता है कि ये लोग मतलब दे आर वाइट, और मे बी इवन सैन फ्रांसिस्को में मैंने बहुत देखा है, लोगों को लगता है कि यार लोग बहुत अमीर हैं जब कोई वाइट देखते हैं इंडिया में। बट एक्चुअली यहाँ पे वही सारे लोग आपको भीख मांगते हुए दिख जाएंगे। तो इट्स नेवर अबाउट द कलर। इनफैक्ट यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो रहते हैं, इवन इन IT जॉब्स और काफ़ी अच्छी जॉब्स, दे डोंट हैव मच सेविंग्स, दे आर लिविंग पे चेक टू पे चेक। यार ये पेड़ है ना, कुछ ज़्यादा ही लंबे और बड़े हैं। जस्ट हैव अ लुक यहाँ पे। और ये रास्ते को कितना सुंदर बना देते हैं। सो आई एम नियर द पैलेस ऑफ वर्साइल। और यहाँ पे आई हैव सीन, ये देखो सामने क्या प्यारा क्लॉक टावर है। इट्स सच नाइस क्लॉक टावर, सच अ ब्यूटीफुल क्लॉक टावर। एंड लाइक इट्स नॉट टावर, बट देन आई सॉ अ नाइस बुक स्टोर ओवर हियर। लेट्स डू अ वॉक इनसाइड द बुक स्टोर। Yeah, so there are so many books, so nice books in all of history. Most of them are in French, so maybe you won't understand the titles, but yeah, it's a beautiful bookstore. So let's go and watch what all other things are here. अच्छा, तो मैं ना स्टोरी सुनाता हूँ कि क्यों ये पैलेस ऑफ वर्साइले बहुत बड़ी लर्निंग है एक तरीके से। तो हुआ क्या था ना कि लुई द 13 जो था, उसने एक उसने एक हंटिंग ग्राउंड बनाया था, जो कि एक बहुत बड़ा कैसल बन गया। लुई द 14 ने बना दिया, और लुई द 16 तक आते आते ये लोग यहाँ पे रहते थे, जबकि इनकी पूरी जनता जो है वो पेरिस में रहती थी। तो इसमें 3 एस्टेट्स का कंसेप्ट था। एक तो जो किंग्स थे, क्लर्जी बोलते थे, एक नोबल्स थे, और एक जो थर्ड एस्टेट था जो पूरा 98% ऑफ द पॉपुलेशन था, जो पीजेंट्स और ये सब था। तो अभी हो क्या रहा था ना कि फ्रांस की इकोनॉमी डाउन हो रही थी, क्योंकि एक वॉर हुई थी और वॉर में फ्रांस डेट में चली गई। बट ये जो किंग लोग हैं ना, ये मतलब एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल है लाइफ में लेसन सीखने का,
कि भाई उनको शो ऑफ क्यों नहीं करना चाहिए, आपको ना अपना पैसा बद्दी छुपा के क्यों रखना चाहिए, अपना पैसा इतना दिखाना क्यों नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे जो किंग था ना वो रोज़ रॉयल पार्टी फेंकता था। ऑब्वियसली इस रॉयल पार्टी में जो 98% थे वो लोग अलाउड नहीं थे, बट जो नोबल्स थे, नोबल्स मतलब जो उसके राजा में काम करते थे, दरबारी थे, वो लोग बहुत इन्जॉय करते थे, बहुत पार्टी करते थे। और वो जो अपनी लाइफ है ना, ये अपनी जो पार्टी वाली लाइफ है, ये दिखाते थे लोगों को, बहुत दिखावा कर करके जीते थे। लाइक यू कैन कंपेयर इट विथ मुकेश अंबानी की शादी, आई थिंक, या मुकेश अंबानी की जो शादी थी उसके जो बेटे की, उस टाइप का कुछ, कि भाई फिल्म स्टार्स, बहुत मस्ती, बहुत नाच गाना, जो अनंत अंबानी की शादी थी। सो सिमिलर हुआ ऐसा ही कुछ कि ये लोग दिखाते नहीं थे, ये लोग बहुत ज़्यादा सर ये लोग बहुत दिखाते थे। इनने बहुत बड़ा एक कैसल बना के रखा था जहाँ पे बहुत रॉयल और लैविश लाइफ जीते थे। तो जो पीजेंट्स थे और जो 98% पॉपुलेशन थी, वो लोग ना पेरिस में थे और वो लोग ना बड़े परेशान थे एक तरीके से, क्योंकि उनको खाने को पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, तो लोग बहुत ही परेशान थे। सेकंड, एक जेलेसी वाली फीलिंग भी आती है ना, कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा दिखाओ, अपनी लाविश लाइफस्टाइल दिखाओ और बहुत ज़्यादा खर्चा करो, तो लोगों में ना एक सेंस ऑफ जेलेसी भी क्रिएट होती है। तो अब पहले तो उनके पास कुछ खाने का है नहीं, दूसरा एक सेंस ऑफ जेलेसी क्रिएट हो रही है। तो हुआ क्या था ना, यहाँ से जो 98% पॉपुलेशन थी जिनके पास लाइक वोटिंग राइट सिर्फ 1 था, लाइक 1 आउट ऑफ 3, तो 1 वोटिंग राइट वॉज विद नोबल्स, 1 voting right was with the clergymen, and 1 voting right was with the peasants, right? ये जो अपना लोग थे। तो हो क्या रहा था कि ये जो लोग थे वो बड़े परेशान हो गए थे, स्पेशली जो women थी। I mean you can imagine the women jealousy. So all the women of Paris, because of this form of like jealousy and not being able to eat food and all, they just went to confront, जितनी भी लड़कियां थी पेरिस से, they just went to confront to the queen and the king लुई, उनके कैसल तक। तो उन सब ने बहुत मार्च निकाली और सब लोग गए, और वो एक्चुअली क्वीन को किडनैप करना चाहते थे और क्वीन छुप गई। और उस कन्फ्रंटेशन के बाद उन लोगों ने कहा कि भाई तुम ना यहाँ लैविश लाइफ जी रहे हो और वहाँ पे हमारी हालत ख़राब हो रही है। तो और वो बहुत ही वायलेंस भी था, मतलब इट्स नॉट यू कैन नॉट से कि ये जो मूवमेंट था वो बहुत वैसा था। इट वॉज एन आर्म मूवमेंट, क्योंकि जो मेन थे उन लोगों ने आर्म्स निकाल के बहुत सारे जो आर्मी के जनरल है उनको मार दिया था। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग थी, उनने एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिया, उनने कहा कि किंग को ही ओवरथ्रो कर दो। बट जो मेन डे था वो ये था कि ये जो किंग था, जो पेरिस के बहुत दूर किसी पैलेस में रहता था, वर्साइले के पेरिस में, वो पैलेस इतना बड़ा, इतना लैविश पैलेस जहाँ पे सारे नोबल लोग मस्ती कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं अपने राज्य की, और एक जेलेसी, सेंस ऑफ जेलेसी क्रिएट कर रहे हैं, पैसा दिखा रहे हैं। तो वो गए, उन्होंने उनका पैलेस खाली करवा दिया और फिर वो पैलेस अबैंडन हो गया। तो अभी जो और यहाँ से स्टार्ट हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड ऑल्सो द डिक्लेरेशन, जहाँ से बहुत लाइक दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर लाइक इसको कहते हैं इनलाइटनमेंट पीरियड, जहाँ से बहुत सारे जो लोग हैं दे स्टार्टेड बहुत सारी कंट्रीज़ में सिमिलरली मोनार्की को ओवरथ्रो करके लोग जो हैं वो सेल्फ रूल यानी डेमोक्रेसी की तरफ जाने लगे। सो दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन समटाइम इन 1700s। और उसी का ये जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो ये पैलेस है, विच इज़ लाइक अ मैग्निफिसेंट पैलेस ऑफ वर्साइले, जहाँ से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था।
और हम अभी वो पैलेस देखने जा रहे हैं. बाकी ओवरऑल व्हाट डज दिस प्लेस टेल यू? व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस? The story of this particular place is that if a ruler invokes too much jealousy in people, in his own crowd, and also at the same time not just invoke jealousy, does not care about the people. अच्छा हाँ, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने मिस कर दी कि जो रूलर था ना, क्योंकि वो वॉर हुई थी और फिर वो डेट में आ गए थे ये लोग, तो रूलर ने पता है क्या किया? जो रूलर था उसने चीज़ें अपने आदमियों पे छोड़ दी, और जो उसके आदमी थे, जो नोबल्स थे, जो क्लर्जीमैन थे, वो लोगों को टैक्स पे टैक्स करने लगे. इट डू नॉट हैपन ओवरनाइट. सो वहाँ तो लोग इवन विंडो पे टैक्स लगता था कि आपके घर में कितनी विंडोज़ है. तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ. ये जो टैक्स वाली चीज़ थी, like I have seen tax is one of the major issues that can create a revolution, and that's why even my stand-up comedy is also mostly about taxes, because people can relate to taxes. And जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, जो गांधी जी के मेजर सत्याग्रह थे, या जैसे डांडी मार्च था, दैट वाज ऑन सॉल्ट टैक्स. तो वो टैक्स करे जा रहा है और लोगों को ओवरथ्रो करना है. अब जो रूलर है, लोग ये नहीं चाहते कि जो रूलर हो वो ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा दिखावा करे, बहुत लाविश कपड़े पहने, राइट? वो रूलर ऐसा नहीं चाहते. और एक और जो प्रॉब्लम थी, तो पीपल डोंट वांट अ रूलर दैट शोज ऑफ या बहुत ज़्यादा दिखावा करे. एट द सेम टाइम वो लोग ये भी नहीं चाहते कि भाई जो अपना, वाओ, दिस इज़ द पैलेस. सी, अभी हम पैलेस की तरफ जा रहे हैं. यू कैन हैव अ लुक. दूसरा क्या है कि लोग एक तो ये नहीं चाहते, दूसरा लोग ये नहीं चाहते कि जो रूलर है वो अनअवेलेबल हो. तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी, वो स्टार्टिंग इसी बात से हुई थी कि भाई तुम रूलर हो, पेरिस में इतना सारा कोहराम चल रहा है, तुम्हें कोई केयर नहीं, तुम पार्टी कर रहे हो, और वहाँ पे जो लोग हैं वो तुमसे 20 किलोमीटर दूर रह रहे हैं और तुम यहाँ चिल मार रहे हो. तो ये कन्फ्रंटेशन से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी. सो ये देखो आप, वी आर गोइंग टू द पैलेस हेयर, और ये वो लाविश पैलेस था जिससे द होल फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड. ये पैलेस है, वाओ. Wow. So this is the grandiosity जिसमें वो रूलर रहता था. एज अ रूलर आपको ये जो हिस्टोरिकल ट्रिप है, इससे ये चीज़ या फ्रेंच रिवॉल्यूशन है कि भाई इतनी जेलसी भी इन्वोक नहीं करनी है. आपके पास पावर आ जाए, आपके पास पैसा आ जाए, प्लस शो ऑफ करना बंद करो, लोगों को दिखाना बंद करो. इट शुड नॉट invoke jealousy. You see, that is the Grand Palace.
काफ़ी अच्छी कहानी थी। एंड सिंस वी सॉ सम डॉक्यूमेंट्री, सम हिस्ट्री ऑफ इट, सो नाउ द प्लेस इज स्पीकिंग टू अस कि आप देखो ये कैसे यहाँ पे लोग हैं वो रहते होंगे। तो पैलेस के अंदर जाने का 21 यूरो कॉस्ट है, बट वी कैन सी द पैलेस फ्रॉम आउटसाइड, दैट विल गिव अ गुड इनफ लुक ऑफ हाउ थिंग्स वर बैक देन। Oh sir. Also we are going to the lavish gardens, जहाँ पे हम लोग उन lavish gardens में जा रहे हैं जहाँ पे पार्टीज होती थी और मेनली, और पैलेस को थोड़ा हर एंगल से देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। वाओ, you see these are the wonderful gardens. And this is how the palace looks like. So this is a cafe inside the palace of Versailles. उसी स्ट्रक्चर में एक कैफ़े बना हुआ है। तो यू कैन सी द कलर्स कि कैसा है, ये कैसा दिखता है। तो कैसल बना था, ये रेडिकलाइजेशन हुआ, रॉस्पेयर करके कुछ नाम था उस बंदे का। तो वो लोग बड़े रेडिकल थे जिनने मतलब किंग को भी मार दिया, सबको मार दिया। अब क्या था, जो किंग था वो मैरिया एंटोनेट से वो था, मैरिया एंटोनेट करके एक बंदी थी, उससे उसकी शादी हुई थी, जो कि ऑस्ट्रियन एम्पायर मतलब वो वाइफ थी ऑस्ट्रिया किंग की, और ऑस्ट्रिया जस्ट नेबर था। तो बेसिकली क्या किया, ऑस्ट्रिया ने वॉर छेड़ दी अपने इधर की लेजिस्लेटिव असेंबली पे फ्रांस की, कि भाई तुम किंग को फ्री करो, किंग को परेशान मत करो एंड ऑल दैट। और उन्होंने कहा कि जैसे ही हम फ्रांस को हराएंगे वैसे ही हम किंग को वापस वो बना देंगे। तो उन्होंने एक ओपन थ्रेट लेटर भेजा कि भाई तुम किंग को छोड़ दो, नहीं तो देखो तुम लोगों को क्या होगा। तो फ्रांस ने क्या किया, तो ऑस्ट्रिया के इस ओपन लेटर से, इस एक गलती की वजह से, जो बेसिकली भेजा था मैरिया एंटोनेट की उस वाइफ के फैमिली ने, जो कि ऑस्ट्रिया को रूल करती थी, तो इसके इस एक ओपन लेटर से जो किंग था, ठीक है, उसको तो एग्जीक्यूट कर ही दिया, साथ ही साथ जो उसकी वाइफ थी उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया। और जितने भी लोग थे जो कि मतलब एक उनका एक तरीका होता था गोयलेट करके, गोयलेट मतलब कि क्या होता था कि वो लोग बीहेड कर देते थे। तो ऐसा जिसको भी लगता था, जो लोग भी रेडिकल नहीं होते थे, ठीक है, जो कि लिबरल होते थे, थोड़े मॉडरेट होते थे, मतलब ये तो रेडिकल लिबरलिज्म है, मतलब जो बेसिकली मॉडरेट लोग होते थे, उन लोगों को जो किंग को थोड़ा सा भी सिंपैथी दिखाते थे या उन सबको बीहेड कर दिया और फिर रेडिकलाइजेशन हो गया। अब हुआ क्या कि ये रेडिकलाइजेशन होने के बाद जो मॉडरेट्स थे उनको भी ख़त्म कर दिया असेंबली में, और सिर्फ रेडिकलिज्म फैल गया। ये ना मुझे बड़ा सिमिलर लग रहा है इंडिया की स्टोरी से। इंडिया में जैसे हमने कांग्रेस को हटा दिया, ये कह गए कि यार ये तो राजा लोग हैं, ये तो बड़े वैसे लोग हैं, क्या बोलते हैं, सोनिया गांधी की फैमिली को शहज़ादा बोल दिया, और कांग्रेस को वैसा बोल के पूरा एक मतलब एक डाउनफॉल क्रिएट किया उसका, और एक रिवॉल्यूशन आया था इंडिया में जिसके कारण बीजेपी आई पावर में, और फिर रेडिकल आइडियाज़ हो गए। और फिर जो लोग भी रेडिकल आइडियाज़ को सपोर्ट नहीं करते थे, जो भी थोड़े लोग मॉडरेट थे, उन सबको थोड़ा एक एक्सक्लूजन फील करा दिया। और फिर हुआ क्या ना कि इवेंचुअली जो बंदा था, रास्पेर करके जो भी बंदा था, जो रेडिकल आइडियाज़ लीड कर रहा था,
और उसको किसी ने जाके असैसिनेट उसी को है ना मॉडरेट्स ने बीहेड कर दिया, क्योंकि रास्पिया ने बोल दिया कि अब मैं वो इस लेवल तक पागलपन हो गया था उसका कि मैं सबको बीहेड कर दूंगा, सबको बीहेड कर दूंगा। तो मॉडरेट्स ने उसी को बीहेड कर दिया और फिर एक मॉडरेट सरकार आई लाइक कांग्रेस। बट हुआ ये कि एक बंदा था जो वॉर लड़ रहा था, एक जनरल था जो कि ऑस्ट्रिया से वॉर लड़ रहा था, उसने इटली से ऑस्ट्रिया को भगा दिया था फ्रॉम अ नोबडी। अब जो लोग रॉयलिस्ट थे, मतलब बेसिकली जो मॉडरेट्स थे, वो लोग चाहते थे कि वापस से उनको एक किंग की ज़रूरत थी, कोई हमें किंग मिले या कोई रूल करे वापस से, उनको उस चीज़ की आदत थी। बट वो चीज़ की आदत लोगों की गई नहीं थी। तो हुआ क्या ना कि एक पॉलिटिशियन फ्रेंड था उस बंदे का, वो बंदा था नेपोलियन, जो कि एक बेसिकली आर्मी मैन था। और वो जो नेपोलियन था, ये सारी चीज़ें 10-12 साल में हो रही है, ठीक है। वो जो नेपोलियन बंदा था वो आया, उसने देखा कि यार यहाँ पे ना एक वैक्यूम है, लोगों को ना तो बहुत रैडिकल लोग पसंद आ रहे हैं, ना तो मॉडरेट लोग पसंद आ रहे, इकोनॉमी का कुछ हो नहीं रहा। सो उस वैक्यूम को देख के उसने क्या किया कि अपनी आर्मी को लेके गया और वहाँ पे जाके जितने भी लीडर्स थे उन सबको एग्जीक्यूट कर दिया असेंबली के, चाहे वो मॉडरेट हो चाहे रेडिकल हो, और ख़ुद बन गया डिक्टेटर। तो आप देख रहे हो कि कहाँ से मतलब इक्वालिटी और फेयरनेस की चाह में गए थे। जैसे इंडिया में भी ऐसा हुआ कि आप इक्वालिटी और फेयरनेस को चाहते हुए एक पर्टिकुलर शीला दीक्षित जो बहुत ही अच्छी सीएम थी मुझे लगता है, लाइक इन माय ओपिनियन, उसको हटाने गए और उसको हटाने के चक्कर में आपने एक रैडिकल बंदे को खड़ा कर दिया। बहुत साइकिल दिख रही है मुझे, सिमिलर टू हाउ इंडियन इलेक्शंस वर्क, टू हाउ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज। बट पता है ये जो इक्वालिटी के चक्कर में चीज़ें हुई, इस पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहते हैं, क्योंकि कोई भी गॉसिप करता हुआ भी मिल गया, ये छोटी सी भी सिंपैथी किसी ने दिखा दी किंग की तरफ, मोनार्की की तरफ और डेमोक्रेसी की तरफ नहीं जाती हुई, तो लोग उसको, तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन हो जाता था। सो दिस वाज अ रेन ऑफ टेरर एंड नाउ वील सी फ्रेंच हिस्ट्री इसके बाद क्या होता है।